पूरी दुनिया ने कहा कि तालिबान तो पाकिस्तानी एजेंट हैं, क्योंकि तालिबान का कैडर तो पाकिस्तानी मदरसों से ही निकला है। लेकिन तालिबान ने खुद को देवबंदी कहा। अब सवाल ये उठता है कि देवबंद तो यूपी के सहारनपुर में है, तो उसका अफगानिस्तान से क्या कनेक्शन बनता है? 1757 में उन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को एक लंबी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को फिर से मजबूत करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं को हटाने के लिए इंडिया पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। जब 1857 में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, तब अंग्रेज़ों को लगा कि इस कॉन्स्पिरेसी में मुख्यतः मुसलमान ही जिम्मेदार हैं, और एक सिरे से उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल, ज़मींदार, रूलिंग क्लास पर इतने जुल्म करे और उनकी पूरी पावर को ही ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे यूएस को भी समझ में आने लगा कि तालिबान की तरफ से प्रेशर नहीं सस्टेन कर सकते, और आते आते 2021 तक यूएस तालिबान के हवाले अफगानिस्तान को करके चला जाता है। अभी हमने देखा कि तालिबान गवर्नमेंट के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया आए और देवबंद गए। वहाँ उनका बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्वागत हुआ और उनको कासमी का टाइटल भी मिला। उनको हदीस पढ़ाने की भी अथॉरिटी देवबंद ने ही दी। और इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं कि तालिबान और देवबंद का क्या रिश्ता है। 1990s में जब अफगानिस्तान से सोवियत फौज निकल चुकी थी और सिविल वॉर अपने चरम पर था, तब कांधार से मुल्ला उमर नाम का एक शख्स खड़ा उठा और अपने दल के साथ उसने पूरे अफगानिस्तान पर अपना राज स्थापित कर लिया था। इस ग्रुप ने अपने आप को तालिबान कहा। ये वर्ड तालिब का प्लूरल है, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट। पूरी दुनिया ने कहा कि तालिबान तो पाकिस्तानी एजेंट हैं, क्योंकि तालिबान का कैडर तो पाकिस्तानी मदरसों से ही निकला है। लेकिन तालिबान ने खुद को देवबंदी कहा। अब सवाल ये उठता है कि देवबंद तो यूपी के सहारनपुर में है, तो उसका अफगानिस्तान से क्या कनेक्शन बनता है? तो आज़ादी से पहले के सालों पे जाते हैं। आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी की धार्मिक अभिव्यक्ति पर एक क्लियर पॉलिसी थी कि आज़ाद भारत धर्म के आधार पर नहीं चलेगा और रिलीजन एक पर्सनल इशू है। और कांग्रेस की मुस्लिम समाज और उसके लीडर्स के साथ गहरे संबंध थे। और हमें याद है खिलाफत मूवमेंट, जिसमें टर्की की मुस्लिम लीडरशिप के समर्थन में गांधी जी और देवबंद के कुछ लीडर्स ने मिलकर काम करा। थोड़ा इतिहास में और जाते हैं। जब मुगल रूलर औरंगजेब की डेथ होती है, और औरंगजेब की डेथ के बाद मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम थिंकर्स में एक आत्मचिंतन होता है, और उन्हें लगा कि मुस्लिम समाज का ईमान कमज़ोर हुआ है, जिसकी वजह से मुगल शासन भी कमज़ोर हुआ है। और दिल्ली में शाह वलीउल्लाह नाम का एक स्कॉलर हुआ, जिन्होंने इस्लाम को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर बहुत जोर दिया। 1757 में उन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को एक लंबी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को फिर से मजबूत करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं को हटाने के लिए इंडिया पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। और शाह वलीउल्लाह का जो स्कॉलरली ट्रेडिशन है, वही बाद में जाके देवबंद स्कूल ऑफ थॉट को वो जन्म देता है। जब 1857 में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, तब अंग्रेज़ों को लगा कि इस कॉन्स्पिरेसी में मुख्यतः मुसलमान ही जिम्मेदार हैं, और एक सिरे से उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल, ज़मींदार, रूलिंग क्लास पर इतने जुल्म करे और उनकी पूरी पावर को ही ख़त्म कर दिया। 1857 के बाद शाह वलीउल्लाह का ही ट्रेडिशन फिर से रिएक्टिवेट होता है, और यही विचार आया कि जैसे मुग़ल ख़त्म हो गए और साथ में अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान पर कब्जा करके बैठ गए हैं। और 1857 में कुछ ऐसे मुसलमान ब्रिटिश के खिलाफ लड़े जो मौलवी और स्कॉलर्स शाह वलीउल्लाह के ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस थे। 1867 में इन्हीं स्कॉलर्स ने देवबंद की स्थापना की और उस फिलॉसफी को लेके आगे बढ़े। देवबंद में एक माइनॉरिटी ग्रुप था जिसने कांग्रेस की जो मैंने पॉलिसी बताई उसका विरोध करा, और इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ चले गए। उस ग्रुप ने अपने आप को नया नाम दिया, जिसको जमीयत उलेमा इस्लाम कहा। पाकिस्तान में देवबंद के कई बड़े सेंटर्स बने, जैसे कराची का बनूरी टाउन, लाहौर का जामिया अशराफिया, और NWFP का मदरसा हक्कानी, जिससे हक्कानी नेटवर्क का भी नाम पड़ा। इंडिया में देवबंद तो इलेक्शन से बाहर रहा, कभी डायरेक्टली पार्टी बन के नहीं उतरा, लेकिन पाकिस्तान में जो जमीयत उलेमा इस्लाम एक पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी, और उनके लीडर मुफ्ती महमूद NWFP के चीफ मिनिस्टर भी बने,
उनके बेटे मौलाना फजलुर रहमान भी एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनके तालिबान से गहरे रिश्ते हैं। अब हम आते हैं 1980s पर, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है और लाखों लोग अफगानिस्तान से रेफ्यूजी बन के पाकिस्तान आ जाते हैं। इसी समय पाकिस्तान में अमेरिका और सारे मुस्लिम दुनिया से फंडिंग आती है और अफगान रेफ्यूजीज और बच्चों की देखभाल के लिए हज़ारों मदरसे, जिसमें देवबंदी मदरसे भी खड़े होते हैं। हम आते हैं 1990s के दौर पर, जब मुल्ला उमर की लीडरशिप में तालिबान अफगानिस्तान पर कंट्रोल मजबूत कर लेता है और 95 में तालिबान अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल जमा लेता है। पाकिस्तान को उस समय लग रहा था कि तालिबान उनको स्टेबिलिटी देगा अफगानिस्तान में, और साथ ही साथ यूएस को भी शुरुआती सालों में फ़ायदा मिला, क्योंकि यूएस चाहता था कि सेंट्रल एशिया में जो एनर्जी रिजर्व्स हैं उनकी पाइपलाइंस अफगानिस्तान के ज़रिए साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगी, तो एक अलग मार्केट जो ईरान और रशिया से इंडिपेंडेंट होगी उस पर यूएस कंट्रोल जमा लेगा। लेकिन इसी बीच तालिबान अलकायदा से भी सपोर्ट ले रहा था, और 9/11 के बाद तालिबान लीडरशिप ने ओसामा बिन लादेन को यूएस के हवाले करने से मना कर दिया, और यही रीज़न बना कि यूएस ने अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया, और मजबूरन तालिबान लीडरशिप ने उस वक्त पाकिस्तान का सपोर्ट लिया। धीरे धीरे यूएस को भी समझ में आने लगा कि तालिबान की तरफ से प्रेशर नहीं सस्टेन कर सकते, और आते आते 2021 तक यूएस तालिबान के हवाले अफ़गानिस्तान को करके चला जाता है। जब से तालिबान बना, उनका ज़्यादा कांटेक्ट पाकिस्तानी देवबंद के साथ रहा, जैसा कि मैंने बताया, और इंडियन देवबंद के साथ इनफॉर्मल बातचीत थी। लेकिन अफ़गानिस्तान में जब से इनका पूरा कंट्रोल आया, तब से वो खुल के देवबंद के साथ आ गए हैं, और तालिबान और देवबंद एक आइडिया पे ज़रूर सहमत हैं कि पाकिस्तान के वजूद में आने से मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान हुआ है।